हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं यूजिंग मेथड एलिमिनेशन, यानी विलोपन विधि का इस्तेमाल करते हुए इनको हल कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं बच्चों आज का। यहाँ पे आपको क्वेश्चन है आपके सामने, इसको समझेंगे। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों इस क्वेश्चन को। यहां बोला गया है अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। Saritha paid ₹27 for a book kept for 7 days, while Susie paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. तो यहाँ पे बोला गया किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपए अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन अगर आप रिलेट करेंगे तो एक पिछली एक्सरसाइज में हमने सवाल किया था, जब हम एलिमिनेशन मेथड से पहले कौन सा कर रहे थे भाई, सब्स्टिट्यूशन मेथड जब हम कर रहे थे, प्रतिस्थापन विधि। तो उसमें एक टैक्सी वाला क्वेश्चन आया था कि भाई कोई टैक्सी है, उसका फिक्स चार्ज है और प्रति किलोमीटर का अलग से चार्ज है। ठीक है, तो आपको दोनों बताने थे, वो वैसा ही कुछ क्वेश्चन है, ये रिलेट आप कर सकते हैं। बस इसमें उसकी टैक्सी की जगह क्या हो गया, पुस्तक हो गई। ठीक है, और उसका किराया लग रहा है प्रत्येक दिन का। पहले 3 दिन का तो फिक्स है, आप मतलब उतना ही देना पड़ेगा किराया, और उसके बाद जितने दिनों तक रखोगे उतने दिन का किराया आपको देना है। और यहाँ पे नियत किराया यानी फिक्स्ड चार्ज एंड हर एक दिन का जो किराया है, प्रतिदिन का किराया है, वो आपको ज्ञात करना है। नोट डाउन कर लीजिए इसको और जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताएंगे। तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, जो निकालना है, जो चीज निकालनी है उसको तो हम x मान लेंगे और y मान लेंगे। ठीक है, क्या क्या निकालना है, एक तो नियत किराया निकालना है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया निकालना है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले लेट करेंगे माना कितने, प्रथम 3 दिनों का, प्रथम 3 दिनों का, प्रथम 3 दिनों का नियत किराया कितना, x रुपए है। ठीक है, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, ये y रुपए हो गया। ठीक है, तो ये आपको लेट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। इंग्लिश के लिए भी मैं बता देता हूं, लेट द फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days बी x रुपीज एंड, उसके बाद क्या बोला है, एंड द चार्ज फॉर एक्स्ट्रा ईच एक्स्ट्रा डे देयर आफ्टर इज इक्वल टू y रुपीज। ये आप लिख देंगे। उसके बाद
जब आपको x पता लग गया कि किसका किराया है, फिक्स किराया है, एंड जो y है वो क्या है, अतिरिक्त दिन का किराया है, उसके बाद इनको आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको आप इक्वेशन बनाने की कोशिश करिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, इक्वेशन बनाइए। तो बच्चों कैसे आप करेंगे, देखिए अब इक्वेशन बनानी है आपको, क्वेश्चन में जो चीज दी गई है बस उसी के अकॉर्डिंग करना है। तो सबसे पहले क्या बोला गया है, सरिता पेड 27 रुपए दिए सरिता ने। ठीक है, कितने, 27 रुपए दिए। फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज, एक किताब उसने ली और 7 दिन तक अपने पास रखी और उसके 27 रुपए दे दिए। अब देखिए 7 दिन में से आपको पता है 3 दिन तो फिक्स्ड किराया है ना, नियत किराया है 3 दिन का, जो कि x मान रखा है हमने, प्लस अब 7 में से अगर 3 दिन का किराया हमने यहाँ पे लिख दिया है x, तो कितने दिन का बचा, 4 दिन का। ठीक है, 4 दिन का किराया बचा है और उसमें प्रत्येक दिन का y रुपए लग रहा है। अगर एक दिन का y रुपए है तो 4 दिन का 4y हो गया। ये किसके बराबर होना चाहिए, टोटल 27 रुपए दिए हैं उसने। तो ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी देखते हैं, अब सुशी की बारी है। सुशी ने 21 रुपए दिए जबकि उसने 5 दिन किताब रखी। 5 में से 3 दिन तो फिक्स हो गया जिसका किराया x रुपए है, और बचे कितने, 2 दिन। 2 दिन के लिए उसने हर एक दिन के हिसाब से y रुपए दिए, तो 2y हो गया, इसके 21 रुपए लगते हैं। दैट इज इक्वेशन 2। ये क्लियर है। अब आप क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा के देखिए। ठीक है, क्या करना है, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाओ। ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। कैसे घटाएंगे, अब समीकरण 1 आपको पता है कितना है, x प्लस 4y बराबर है 27, और दूसरा है x प्लस 2y बराबर है 21। माइनस करना है, माइनस के लिए साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस है वो प्लस हो जाएगा। देखिए प्लस और माइनस x कट गया, 4y माइनस 2y, 2y बच गए, और 27 माइनस 21 कितना हो गया, 6 बच गया। तो अगर 2y बराबर है 6 तो y बराबर कितने होगा, 3। y किसके बराबर आ जाएगा, 3 के बराबर आ जाएगा बच्चों। तो हमने यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल किया है और y की वैल्यू 3 निकाल ली है। यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम x की वैल्यू भी निकाल लेंगे, और हमारे पास देखिए नियत किराया और अतिरिक्त दिन का किराया आ जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कीजिए पहले। तो ठीक है बच्चों, ये कर लिया आपने नोट डाउन, यहाँ तक तो कर लिया ना। आगे करते हैं इसको। अब क्या करना, देखिए y का मान आपके पास आ गया है, किसी भी एक समीकरण में आप इसका मान रख लीजिए। जैसे इक्वेशन 1 में, इसकी इक्वेशन 1 या 2 किसी में रख लेते हैं हम। ठीक है, तो समीकरण 2 में y बराबर है 3 रखने पर, समीकरण 2 में y बराबर है 3 रखेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 2, y की जगह हम 3 रख लेते हैं, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 21 आ गया। तो x इज इक्वल टू 21 माइनस 6, x इज इक्वल टू 15। तो x की वैल्यू यहाँ पे 15 आ गई है, आ गई। तो क्या आया है आपका x आया है 3 दिनों का फिक्स्ड जो चार्ज था वो। लिख लेंगे आप अब कि प्रथम 3 दिनों का नियत किराया 15 रुपए है ना। आप लिखेंगे अतः
प्रथम 3 दिनों का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ये है 3 रुपए। ठीक है, तो फिक्स चार्ज हो गया पहले 3 दिनों का, जो कि भाई 15 रुपए लगेगा, और बाकी उसके बाद चाहे कितने ही दिन रखो, 1 महीना रखो, 2 महीना रखो, हर एक दिन का 3 रुपए के हिसाब से आपका चार्ज लगता रहेगा। ये आंसर हो गया, नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया था, इसको क्वेश्चन को वेरीफाई करेंगे तो वेरीफाई भी हो जाएगा आपका। अब बोला गया था कि भाई सरिता ने कितने दिन रखा, सरिता ने 1 हफ्ता रखा, तो पहले 3 दिन के उसने 15 रुपए दिए और अगले 4 दिन के कितने दिए, 3 रुपए के हिसाब से, तो 4 गुना 3 12 रुपए दिए, 15 + 12 27 आ गया, है ना। तो 27 रुपए दिए थे, ऐसे ही बोला था। चलिए सुशी की बात करते हैं। अब पहले 3 दिन उसने 15 रुपए दिए और अगले 2 दिन उसने 6 रुपए दिए, तो 21 रुपए दिए थे। बिल्कुल सही आंसर है आपका। है, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं अपने आंसर्स, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो बच्चों अब देखिए आपने क्या क्या मेथड सीख लिए हैं। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमने सारे कर लिए हैं। अब मेथड एक बार रिवाइज करते हैं हम। सबसे पहले आपने ग्राफिकल मेथड सीखा कि भाई ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपकी यहाँ पे इक्वेशन है उनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे और वहां से पता लग जाएगा कि भाई आपके सॉल्यूशन कैसे आए हैं। क्लियर है। उसके बाद एल्जेब्रिक मेथड भी है हमारे पास, तो एल्जेब्रिक मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, एलिमिनेशन मेथड हो गया। अब एक तीसरा मेथड और है जो आप यहाँ पे करने वाले हैं, ध्यान से समझेंगे। तीसरा मेथड क्या है बच्चों, इसको बोलते हैं आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड हिंदी में क्या हो गया, ये वज्र गुणन विधि। समझ गए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यानी वज्र गुणन विधि। अब करते कैसे हैं, ये तरीका लगता कैसे है, ये समझना। इक्वेशन की जनरल फॉर्म लिख लेते हैं। किस फॉर्म में होंगी इक्वेशन, देखिए आपके पास होंगी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इसी फॉर्म में होती है। तो अब x y के कोफिशिएंट देखिए और ये कांस्टेंट देखिए, इनका इस्तेमाल हमें करना है। कैसे करना है, अब वो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है चीज आपके लिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे y और यहाँ पे लिखेंगे -1। ठीक है, अब इनको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो इनके कोफिशिएंट्स हैं वो आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा मुझे लगता है लाइट कलर हो गया है, हम थोड़ा और डार्क में करते हैं इसको, ब्लैक ले लेते हैं। x y एंड -1। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब देखिए b से शुरू करना है, मिडल से शुरू करना है। तो y का जो कोफिशिएंट है सबसे पहले बोलेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। देखिए ये x से बीच में आना चाहिए आपके, मतलब x के हल्का सा लेफ्ट में लिखेंगे b1 b2, फिर x के हल्का राइट में लिखेंगे आप b1 b2 के बाद क्या आएगा c1 c2। ठीक है,
उसके बाद C1 C2 के बाद वापस यहाँ आ जाएंगे तो ये आ जाएगा A1 A2, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा आपका B1 और B2, ठीक है। इनको थोड़ा आप करेक्ट प्लेस में लिख लेंगे। ये हो गया y एंड ये हो गया -1। इतना क्लियर है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बच्चों आपको। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब ये ऐसे और यहां से ऐसे, ये दोनों आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे क्रॉस बना देंगे। समझ गए? क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे होता है। पहले ये चीज समझ लीजिए, इसमें कोई डाउट तो नहीं है कैसे करना है भाई। x y और -1, फिर उसके बाद B1 B2 से शुरू करेंगे। B1 B2 C1 C2 फिर A1 A2 एंड फिर लास्ट में B1 B2। आगे पीछे B1 B2 ही होना चाहिए। तो B1 B2 से शुरू करेंगे, उसके राइट की तरफ चलेंगे, फिर C1 C2 आ जाएंगे। खत्म हो गए, इसके आगे तो कुछ नहीं है। फिर वापस से शुरू से देखेंगे हम तो A1 A2 है, फिर B1 B2। इसको नोट डाउन कीजिए। और बच्चों थोड़ा सा आपको करेक्शन करना है, ये -1 नहीं होगा, ये सिर्फ 1 होगा। यहाँ पे क्या होगा, ये -1 नहीं 1 होगा। इसको करेक्ट कर लीजिए आप, बाकी एज इट इज आप लिख लेंगे। तो बच्चों ये चीज समझ में आई आपके। अब क्या करना है, अब देखिए अगला स्टेप है आपका, अलग कलर में मैं कर देता हूं इसको। x यहाँ पे था, है ना। इसके नीचे हम क्या करेंगे, देखिए यहां से शुरू से आपको शुरू करना पड़ेगा, इधर से मल्टीप्लाई करिए इसको। B1 C2 आ गया, B1 C2, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस उसके बाद ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे B2 C1 C1 इज इक्वल टू, फिर यहां से मल्टीप्लाई करना शुरू कीजिए y बटे C1 A2 माइनस C2 A1, फिर 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। तो बच्चों ये कर लिया आपने नोट डाउन। अगर आपका नोट डाउन हो गया है तो हाथ खड़ा करेंगे। कर लिया सबने नोट डाउन? वेरी गुड। GIC डिक्टोली, बाकी बच्चे भी नोट डाउन कर लीजिए इसको। देखिए एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा ये आपको मुश्किल लग रहा होगा क्योंकि ये नई चीज है आपके लिए, बट ध्यान देंगे तो कोई मुश्किल नहीं होगा। देखिए सबसे पहले आपको लिखने हैं x y और ये 1, ठीक है। ये इस ऑर्डर में लिखेंगे आप। उसके बाद सबसे पहले आप B1 B2 से शुरू करेंगे, B1 के नीचे B2 लिखेंगे, उसके बाद C1 C2 A1 A2 एंड B1 B2, है ना। आपको बस स्टार्टिंग पॉइंट पता लग गया कि y के कोफिशिएंट से हमने शुरू करना है, फिर राइट की तरफ चलना है। C1 C2 पे यहाँ पे खत्म हो जाता, कुछ नहीं आगे, तो फिर वापस से A1 A2 पे आ जाएंगे और फिर B1 B2 पे ही खत्म करना है। जहां पे शुरू किया वहीं से खत्म करना है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बस क्रॉस में आप निशान लगा देंगे, ऐसे क्रॉस कर देंगे। और शुरुआत कहाँ से करनी है भाई, सबसे पहले स्टार्टिंग में ये है ना पहले नंबर पे, तो इससे करनी है। दूसरे नंबर पे ये है, तो हमेशा आप ऐसे ही करेंगे। ये आप x लिख लेंगे, वेरिएबल लिख लेंगे, उसके बाद B1 C2 माइनस, बीच में माइनस आएगा हमेशा, फिर B2 C1। इसी तरह से y बटे C1 A2 माइनस C2 A1, फिर 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। ये क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे आपका कॉफी, ये क्या है, वेरिएबल है x, ठीक है। बाकी सब की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, है ना। सब की वैल्यू होगी और यहाँ पे भी सब की वैल्यू होगी। तो एक बार मैं रख दूंगा इसको बराबर x बटे B1 C2 माइनस B2 C1, इसको मैं रख दूंगा 1 बाय A1 B2 माइनस A2 B1। तो देखिए अगर मैं इन दोनों को बराबर रखता हूं, ठीक है, तो ये एक वेरिएबल है हमारे पास,
इसको जो डिनोमिनेटर है राइट हैंड साइड लेके जाइए, सोल्व कीजिए, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली एक बार में y बटे C1A2 माइनस C2A1 बराबर है 1/A1B2 माइनस A2B1। एक बार इसको रख दूंगा मैं बराबर, ठीक है, यहां से y की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से x की और y की दोनों की ही वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। इसको नोट डाउन करेंगे और घर पे एक बार बिना देखे आप ये लिखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगले सेशन में आपको जरूर प्रेजेंट रहना है बच्चों। इसी के आधार पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने कर लिया, मेथड हमने कर लिया है, अब क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे और बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे, तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो आप। तो बच्चों आज जो हमने किए हैं कुछ क्वेश्चंस किए हैं एलिमिनेशन मेथड के तरीके से, एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हुए वो क्वेश्चन किए हैं, और बाकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का हमने एक आइडिया ले लिया है कि कैसे ये हो सकता है, क्या तरीका होता है, और इसके जो क्वेश्चन होंगे वो कैसे सॉल्व करने हैं। बस अब इसको यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चंस में, तो बेहतर तरीके से समझेंगे आप। होमवर्क आपका यही है, इसको रिवाइज करने का। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।